ये मेरी भांजी भी है, मगर इस बात का किसी को इल्म नहीं। गुलजान ने आहिस्तगी से प्रिहान को बताया। आपसे मिलकर खुशी हुई। प्रिहान ने अपना तपता कप आता हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। मुझे भी। ओह, इनको तो काफ़ी तेज़ बुखार है। जरका ने हाथ मिलाते चौंक कर कहा और नब्ज थामी उसकी। जरका, इसकी हालत काफ़ी रोज़ से ख़राब है, चक्कर आते हैं और जी मतलाता है, कमज़ोर भी हो रही है। गुलजान की बात पर जरका चौंकी। ये हालत जिस तरफ इशारा कर रही थी वो मुतवज्जो हुई। इनका लिबास देखें, ठंड बढ़ गई है, गर्म कपड़े पहना करें। ये शॉल भी ज़्यादा गर्म नहीं, सर्दी और कमज़ोरी से बुखार हुआ होगा। जरका ने तासुफ से सर हिलाया और अपना बैग खोलकर बैठती तफसीली चेकअप करने लगी। प्रिहान बेड क्राउन से सर टिकाए निढाल सी बैठी थी। सफ़ेद सादा लिबास पर सियाह शॉल उड़े। वो काफ़ी कमज़ोर हो रही थी। चेहरे की रौनक और शादाबी तो कहीं खो गई थी। गुलजान ने पुरसोच नज़रों से उसका लिबास देखा। वो सिर्फ उन कपड़ों के ऊपर शॉल लिए रखती थी। अब मौसम काफ़ी सर्द हो चला था। उसे गर्म कपड़ों और स्वेटर्स की ज़रूरत थी। मुबारक हो गुड़िया, तुम माँ बनने वाली हो। अब अपना और अपने बेबी का बहुत ख्याल रखना। चेकअप के बाद डॉक्टर जरका ने मुस्कुरा कर बताया। उसके मुबारकबाद देने पर वो खाली खाली नज़रों से उसे देखने लगी। आम हालात में ये यकीनन खुशी की खबर हो सकती थी, मगर अब तो ये सुनकर ही प्रिहान गुमसुम सी हो गई। गुलजान अपना शक यकीन में बदलता देख समझ नहीं पाई कि खुश हों या इस पर तरस खाएं। मेरे ख्याल में मिसेस मोमिना के साथ इनको भी हॉस्पिटल ले आएं। ये वीक हैं और डिप्रेस्ड भी। इस कंडीशन में ये डिप्रेशन ठीक नहीं, नुकसान हो सकता है। इनका प्रॉपर चेकअप होना ज़रूरी है, जिसके बाद इनको प्रॉपर डाइट प्लान बना कर दूंगी। जरका और भी काफ़ी तफसीलात बता रही थी। प्रिहान खलाओं में घूर रही थी। उसे लगा उसके अंदर ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। वो गलत थी। जरका, ये बात किसी को मत बताना, नाम भी मत लेना, और ये हॉस्पिटल नहीं आ सकती, इद्दत में है। खानज़ादा हदीर की बेवा है ये। गुलजान के आखिरी जुमले पर जरका ठिठकी। खानज़ादा हदीर को तो पूरा इलाका जानता था। वो छोटी सी पुरकशिश लड़की जो स्याह शॉल ओढ़े सर झुका कर बैठी थी, वो बेवा थी। उसने मुतासफ और हमदर्दी भरी नज़र उस पर डाली। मोमिना के लिए कभी आओ तो यहीं ज़रूरी सामान ला देना, कोई दवा जो ज़रूरी हो। बच्चे, इतनी मेहरबानी कर दो इस बच्ची पर। इद्दत के बाद यहाँ से जाएगी तो अपना इलाज सही से करवा लेगी। गुलजान किसी माँ की तरह उस वक्त उस पर छाँव बन गई थी। प्रिहान जैसे वहाँ थी ही नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि खुश हो या रोए। मुझे तुमसे अपना वारिस चाहिए। हदीर का जुमला ज़रबे मुसलसल की तरह कान में गूंज रहा था। उसका जी चाह चीख चीख कर बताए। कौन जाने ये सुनकर ही वो लौट आए। कितनी अजीब बात थी। वो एक मर जाने वाले के पलट आने का सोच रही थी। उसने सर झटका। अपने आप पर तरस आया था। डॉक्टर जरका मजीद कुछ ज़रूरी बातें गुलजान से डिस्कस करती वहाँ से जा चुकी थी। गुलजान ने जरशे की मोटी शॉल और गर्म जर्सी लाकर प्रिहान को पहना दी थी। उसे लिटाकर ब्लैंकेट ओढ़ाती वहाँ से चली गई। प्रिहान नए सिरे से अपने दुख पर रोती निढाल हो रही थी। आज उसके दिल में पहली बार हदीर के लिए शिकवा उमड़ आया था। आज वो अंदर ही अंदर उससे नाराज़ हो गई, जो जाते जाते अपने इश्क में मुब्तला कर गया था उसे। मिसेस शाइस्ता घर आ चुकी थी। तबीयत काफ़ी संभल गई थी। मूसा ने लाख हिदायत दी थी। डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज कर दिया था, मगर एहतियात का कहा था। पूर्वा कॉलेज जाने लगी थी। मूसा का ड्राइवर ही आकर उसे ले जाता और छोड़ जाता। इस बात पर मिस्टर वकार ने जितना हो सका था हंगामा किया, मगर सुनवाई ना हुई तो खामोश हो गए। ये मामूल का ही दिन था। वकार साहब अब मिसेस शाइस्ता से कम बात करते थे, मगर रवैया बेहतर कर लिया था। ख्याल रखते थे और मेडिसिन भी वक्त पर दे रहे थे। पूर्वा कॉलेज के बाद कोचिंग सेंटर गई हुई थी। शाम का वक्त हो रहा था। मिस्टर वकार ने कमरे में झांक कर उनके सोने की तसल्ली की और आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद करते बाहर निकले। पीछे काफ़ी देर से सोई मिसेस शाइस्ता कॉल आने पर जाग चुकी थी। प्रिहान की कॉल थी। इतने दिन बाद वो खुद कॉल कर रही थी। उन्होंने जल्दी से अटेंड की। प्रिहान, कैसी हो मेरी जान, सब खैरियत है ना वहाँ? अपनी आनी की परेशान आवाज़ पर वो कुछ देर चुप रही। वो जानती थी वो रो रही है। उनकी आंखें भर आईं। मैं ठीक हूँ। क्या आप मुझे भूल गई हैं आनी? क्या आपने मुझे भी मरा हुआ समझ लिया है आनी? वो बात करते करते रो पड़ी। जब्त करना बहुत मुश्किल होता है जब आप किसी अपने से बात कर रहे हो। उनका दिल उसकी सिसकियों पर बैठ सा गया था। उसने इतनी सी उम्र में बेवगी का पहाड़ जैसा गम देख लिया था। वो किस हाल में हो सकती है वो अच्छे से जानती थी। नहीं प्रिहान, ऐसा नहीं है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। कमज़ोर आवाज़ में वो बेसाख्ता सफाई देने लगी तो प्रिहान चुप हो गई। आवाज़ पर अब गौर किया तो काफ़ी कमज़ोरी महसूस हुई। आनी, क्या हुआ है आपको? वो घबरा गई। आनी ने उसके लहजे की तकलीफ दिल पर महसूस की। अब बिल्कुल ठीक हूँ प्रिहान, वहाँ सब ठीक है? वो फिर से सवाल दोहरा रही थी। कैसी बेबसी थी वो, अब उसे अपने पास भी नहीं बुला पा रही थी। जाने वो वहाँ किस हाल में होगी। सब ठीक है, मैं इद्दत में हूँ, वरना आपके पास ज़रूर आती। अपना ख्याल रखिएगा आनी। वो लफ्ज़ों की जोड़ तोड़ में लगी थी।
उसका भीगा लहजा बता रहा था कि किस सब से बोल रही है। वो कहना चाहती थी अकेली हूँ, मगर ये कहना आसान नहीं था। वो कॉल बंद कर गई। मिसेस शाइस्ता का रंग जर्द सा पड़ने लगा। जब भी दुखों के आगाज़ को शुरू से सोचना चाहा तो उन दोनों बहनों की उस उलट पुलट हो चुकी ज़िंदगी में सारा हाथ वकार साहब का ही निकलता था। मुझे खुद को संभालना चाहिए, पूर्वा के लिए, प्रिहान के लिए मुझे उन्हें संभालना चाहिए। वो गहरे गहरे सांस भरती उठकर बैठ गई। हिम्मत और ताकत खत्म थी, मगर वो सारी हिम्मत जमा करती उठी। पूर्वा के लिए कुछ अच्छा बनाने का सोचकर वो किचन की तरफ बढ़ी। ड्राइंग रूम से आती हल्की आवाज़ पर रुक गई। मिस्टर वकार किसी से बात कर रहे थे। बात तय हो गई थी ना, सब्र करते। घर नहीं आना चाहिए था तुम्हें। अगर मेरी बीवी को इल्म हो गया तो। वकार साहब की घबराई हुई आवाज़ पर वो ठिठक गई थी। क्या बात तय है? कैसा सब्र करना था? वो जाने किससे बोल रहे थे। दरवाजे के पास रुककर अंदर देखा तो उनके सामने एक सूटेड बूटेड नौजवान मौजूद था। मिस्टर वकार, देखो, मैंने तुम्हें अपनी कंपनी में शेयर होल्डर्स बनाने के लिए एक बहुत बड़ी रकम की कुर्बानी दी है। मैंने अपना कहा पूरा किया, मगर तुम अपने वादे में देर कर रहे हो। वो मर्द काफ़ी सर्द लहजे में बात कर रहा था। मैं जानता हूँ, बस मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं। इससे पहले उसका बहनोई मर गया था। वक्त ऐसा चल रहा है कि वो वजाहत दे रहे थे। वक्त जैसा भी हो, 3 महीनों से टड़खा रहे हो तुम। मैं मज़ीद सब्र नहीं कर सकता। मुझे वो लड़की चाहिए। चाहो तो बाकायदा निकाह कर दो उसका मेरे साथ। लड़की मुझे अब चाहिए, वरना तुम्हें मेरा पाई पाई लौटाना होगा विदिन 3 डेज। सर्द आवाज़ मिसेस शाइस्ता के कानों में सीसा बनकर उतरी थी। कोई शक नहीं रहा था, वहाँ पूर्वा की बात हो रही थी। मैं कुछ करता हूँ, निकाह करना इतना आसान नहीं। अब उसकी सरपरस्ती उसके बहनोई के भाई कर रहे हैं। मसला खड़ा हो जाएगा। कॉलेज के बाद कभी मौका मिलेगा तो पहुँचा दूंगा। निकाह वहीं खुद करवा दूंगा। मैं भी सरपरस्त हूँ उसका। मिस्टर वकार तेज़ी से बोल रहे थे। मिसेस शाइस्ता सख्ता ज़दा खड़ी थी। उनके सीने में शदीद तकलीफ़ की लहर उठी थी। उनका सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो सहारे से चलती कमरे में पहुंची। घबराहट के मारे इस सर्द मौसम में भी उनका वजूद पसीना पसीना हो रहा था। वो प्रिहान को सहारा देना चाहती थी और जो उनकी जिम्मेदारी थी यहाँ, जो उनके सहारे यहाँ मौजूद थी, उसे वो बचा नहीं पा रही थी। उन्हें लगता था वो अपने लालच में पूर्वा का लालची लोगों में जल्द रिश्ता ना कर दें। वो तो बस इस खौफ में मुब्तला थी कि ऐसा ना हो, मगर यहाँ तो बाकायदा सौदा हो रहा था उसका। वो मर्द जा चुका था। वकार साहब परेशान से लाउंज में अकेले बैठे अगला लाया अमल तय कर रहे थे। जब पूर्वा घर पहुंची तो उसकी आनी होशो हवास से बेगाना थी। उसने चीख चीख कर घर सर पर उठा लिया। मिस्टर वकार हवास भागतगी में फ़ौरन उन्हें हॉस्पिटल ले गए। उन्हें एडमिट कर लिया गया था। हैरान वो तब हुए जब उनकी मौजूदगी के बावजूद पूर्वा ने पहली फुर्सत में मूसा को कॉल करके बुलवा लिया था। उन्हें उस वक्त ना पैसों की ज़रूरत थी, ना ही सहारे की। मिस्टर वकार वहाँ मौजूद थे। मिसेस शाइस्ता आईसीयू में थी। हॉस्पिटल में इलाज की फ़ीस भी पे हो चुकी थी। फिर भी उसने मूसा को बुलवाया था। मिस्टर वकार तिल मिला कर रहे थे। बिजनेस के लिए लिया गया पैसा वो लगा चुके थे और यहाँ मुद्दत खत्म थी। वो बंदा अब हलक में हड्डी बनकर अटक गया था। पहले खानज़ादा हदीर का खौफ था, अब उनकी बीवी और पूर्वा ने मूसा खान को उनके सर पर सवार कर दिया था। वो चोर नज़रों से मूसा खान को देखने लगे, जो पूर्वा के साथ मुसलसल मौजूद था। वो बिस्तर पर दराज था, जर्द चेहरा और नीली आंखों के गिर्द स्याह हल्के थे। अदब खान यकटुक उस चेहरे को तकता बैठा था। ये सब कैसे हुआ अदब खान? वो अटैक? शेर खान ड्राइवर तो ठीक है ना? वो ज़रा होश संभालते ही धीमे लहजे में सवाल करने लगा। शेर खान नहीं रहा खान जी, मौके पर ही मर गया था। बहरोज़ खान का बंदा परवेज़ खान आपको मारने आया था। मैंने उसे मार डाला, मगर मैं लेट हो गया। वो हमला कर चुका था। आपकी जगह उसे मारकर वहीं छोड़ दिया। गाड़ी में धमाका होने से शेर खान और परवेज़ खान की लाशें झुलस गए। मैं नहीं जानता फिर क्या हुआ और क्या नहीं। आप 2 माह बाद होश में आए खान जी। पूरे 2 माह मैं अजियत में रहा हूँ। अदब खान उसका हाथ थामकर लबों से लगातार रो पड़ा। वो तासुफ से अदब खान को देखने लगा। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। बढ़ी हुई दाढ़ी और बिखरा उजरा किसी फ़कीर सा हुलिया। अदब खान जैसे इन 2 माह में ही ज़िंदगी से दूर हो चुका था। पागल हो अदब खान, अपनी हालत देखो। क्या तुम बच्चे हो जो रो रहे हो? वो होले होले बोलता मध्यम सा मुस्कुराया। चंद जुमले बोलकर ही उसका सांस फूल चुका था। आपके बगैर मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं खानज़ादा जी। मेरे माँ बाप, मेरा आसमान ज़मीन आप हैं। मैं मर जाता अगर अभी आप ना उठते तो। अदब खान मर जाता आपके बगैर। अदब खान सर झुकाए अब भी रो रहा था। खानज़ादा से चंद साल बड़ा अदब खान उस वक्त उसके सामने बेबस बच्चे की तरह सर डाले बैठा रो रहा था। उसने अपना हाथ उठाकर अदब खान के सर पर रख दिया, किसी बुजुर्ग की तरह तसल्ली दी थी, सब्र दिलाया था। अदब खान,
वो लरजती आवाज़ में पुकार रहा था। अदब खान ने फुर्ती से सर उठाकर सवालिया नज़रों से खानज़ादा का चेहरा देखा। उस आवाज़ और उस पुकार के लिए 2 माह तड़पा था वो, मेरे घर वाले। वो बस इतना ही बोला था। होश संभालते ही उसे घर वालों की फिक्र सता रही थी। वो सच कहता था, वो हवेली वालों के बगैर नहीं रह सकता था। उसकी आंखों में बार बार प्रिहान का शर्माता गुलाबी चेहरा आ रहा था। वो बेताब हो रहा था उन्हें देखने के लिए, मिलने के लिए। मैं नहीं जानता खान जी, आपके पास हूँ। मैं हवेली वापस नहीं लौटा आज तक। आपकी हालत अभी ना सफ़र के काबिल है और ना ही अभी आप उठ सकते हैं। आपका इलाज किसी अच्छी जगह होता तो शायद 1 माह लगता, मगर मैं कहीं ले जा नहीं सकता था। आपकी जान को ख़तरा था। मैं इस छोटे से कस्बे में ले आया आपको। अदब खान उसका अपने सर पर रखा हाथ अपने हाथों में लिए बोल रहा था। वो खामोशी से आंखें बंद कर गया। क्लिनिक का वो मामूली डॉक्टर अपनी तमाम तर कोशिशों से खानज़ादा का इलाज कर रहा था। अदब खान का यकीन था अल्लाह उसे शिफा दे रहा है। उसे सब्र करना था। उसने 2 माह खानज़ादा की आंख खुलने का अज़ियतनाक इंतज़ार किया था। वो कुछ और वक्त उसके ठीक होने का भी इंतज़ार कर सकता था। वो डॉक्टर के आने पर उठकर क्लिनिक से बाहर निकला और इलाके में मौजूद अपने ख़ास बंदे को कॉल मिलाई। बहरोज़ खान की हवेली में रहो और उनकी एक एक हरकत की खबर देते रहना। खान साहब की हवेली में सब ठीक है ना? वो भी आज ही होश में आया था। अब सारे मामलात संभाल रहा था। खान हवेली में सब अच्छा है। खानज़ादा हदीर की मौत का सदमा है सबको, मगर सब सलामत है। बहरोज़ खान के डेरे में मेरा अब काफ़ी आना जाना हो चुका है। मैं आपको सब खबर देता रहूँगा। वो बंदा जोश से बोलता जा रहा था। अदब खान ने कहने पर इत्तफाक किया और कॉल काट दी। फिज़ा में आज़ाद सांस ली और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। आपको आखिर क्या परेशानी है? क्यों नॉर्मल नहीं हो पा रही आप? मूसा उनकी रिपोर्ट्स लिए सामने बैठा था। मुश्किल से उनकी तबीयत संभली थी आज। अभी उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे 3 दिन हुए थे कि उनको हार्ट अटैक की वजह से दोबारा हॉस्पिटल लाना पड़ा। डॉक्टर्स ने काफ़ी मुश्किल से स्टेबल किया था उन्हें और अब स्टंट डलवाने का कहा था। मूसा परेशान सा रिपोर्ट्स को देखता मिसेस शाइस्ता से पूछ रहा था। वो साकित सी पूर्वा को देख रही थी जो खौफ से रूहान सी सूरत लिए बैठी थी। अन्नी आप ठीक हो जाए, मुझे डर लग रहा है। पूर्वा ने नरमी से उनके गालों पर हाथ रख कर कहा। मैं ठीक हूँ बच्चे। वो नम आंखों से उसे देखती मुस्कुराई। मूसा लब भींचे उन्हें देख रहा था। वो घबराई हुई लग रही थी। प्रीसा के कॉल आने पर पूर्वा उठकर साइड पर हो गई। वकार साहब किसी काम से बाहर गए थे। मूसा बेटा एक काम करोगे मेरा, प्लीज़ मदद करो। आनी पूर्वा के जाते ही बोली तो मूसा ठिठक गया। जी बोले। वो उनके पास स्टूल पर बैठ गया। पूर्वा और प्रिहान के पासपोर्ट बनवा दो, अर्जेंट बनवा दो। मैंने प्रीसा से बात कर ली है, वो दोनों बहनों को अपने पास बुलवा लेगी। मैं ये जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही हूँ और मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा भी नहीं। वो नज़रें चुरा कर बोल रही थी। वो अच्छा था मगर घर का फ़र्द नहीं था कि उसे अपने हस्बैंड की बातें बता देती और उसकी बदनीयती का राज खोल देती। हदीर को तो सब इल्म था। प्रिहान तो वो हवेली में ठीक है ना? पूर्वा को क्या ख़तरा है? आप चाहें तो मुझसे शेयर कर सकती हैं। वो नरमी से बोला। जैसे उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी वो भी ठिठक रहा था। प्रिहान बज़िद है कि वहाँ रहेगी, मगर प्लीज़ बेटा खुद सोचो, वो जवान है। बाकी सारी ज़िंदगी बेवकी में कैसे तनहा काट देगी? वो अकेली थक जाएगी। प्रीसा दोनों बहनों की तालीम मुकम्मल करवाना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती है और यही बेहतर है। उनकी बात ठीक थी। प्रिहान को खुदगर्जी दिखाकर सारी ज़िंदगी हवेली में कैद रखना इंसाफ नहीं था। ठीक है, मुझे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स दे दीजिएगा, मैं दोनों के पासपोर्ट्स बनवा लेता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझ पर ट्रस्ट करें। तब तक पूर्वा को मैं अपने पास भी रख सकता हूँ। वो सेव रहेगी, मेरी छोटी बहनों की तरह है वो। उसकी बात पर वो बेसाख्ता उसका चेहरा देखने लगी। कुछ वक्त से वो सब बहुत अच्छे से संभाल रहा था। उसकी नीयत पर शक करना तो बनता ही नहीं था। जो बातें वो वकार साहब की सुन चुकी थी उन्हें ये हल बेहतर लगा था। प्रीसा के पास जाने से पहले प्रिहान की इद्दत मुकम्मल हो जाए और पूर्वा मूसा के पास रहे। दिल पर पत्थर रखकर उन्हें मानना पड़ा। मेरे पास मेरे हस्बैंड है, पूर्वा को अपने साथ ले जाना और यहाँ मत लाना। मैं संभल जाऊँगी तो खुद ही चक्कर लगाऊंगी उसके पास। हवेली जाओगे? वो मुतमईन हो गए। पूर्वा की परेशानी का हल मिल गया था। मूसा उनके सवाल पर नफ़ी में सर हिला गया। बुरा मत मानिएगा, मगर पूर्वा को हवेली में वेलकम नहीं किया जाएगा। यहीं शहर में घर है, मुलाजमीन भी हैं, वो अकेली नहीं होगी। आप फिक्र मत करें। वो आहिस्तगी से बोला। पूर्वा बात करके वापस आ गई थी। रूहान सी सूरत लिए करीब आई। प्रीसा आप भी मुझे अपने पास बुलवा रही हैं। आप मेरे साथ ऐसा मत करें, मैं उनके पास नहीं रह सकूंगी। वो अपनी आनी से लिपट कर नम आवाज़ में बोली। सॉरी बेटा, मुझे भी तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ़ महसूस हो रही है। आनी उसे सीने से लगाकर रो पड़ी। जिसकी भी आदी हो जाती है वही छिन जाता है।
पहले माँ, फिर प्रिहान रुखसत हो गई, अब मुझसे दूर जा रही है। इस मासूम की भी क्या किस्मत है। वो उसे खुद में भींच कर बोली। मूसा ने अफसोस से दोनों को देखा। वो समझ गया कि कोई मुश्किल पेश आ रही है, मगर वो बताना नहीं चाह रहे, इसलिए उसने भी फोर्स नहीं किया ज़्यादा। मिसेस शाइस्ता के डॉक्टर से नंबर लेकर उसने महफूज किया ताकि उनकी कंडीशन के बारे में खबर लेता रहे। पूर्वा को जाने मिसेस शाइस्ता ने क्या और कैसे समझाया। वो खामोशी से मूसा के साथ जाने पर तैयार हो गए। वकार साहब के आने से पहले वो पूर्वा को ले जा चुका था। वकार साहब अपने बिजनेस पार्टनर से तय कर आए थे, हॉस्पिटल से पूर्वा को घर ले जाने के बहाने उनको सौंप देंगे। वो मुतमईन थे कि वो निकाह करके पूर्वा को देंगे तो ये गलत नहीं था। वो हॉस्पिटल पहुंचे तो मिसेस शाइस्ता मेडिसन लेकर गनूदगी में थी। पूर्वा कहीं नहीं थी। हवास बाख्तगी से ड्यूटी पर मौजूद नर्स से पूछा, रिसेप्शन पर बैठी लड़की से और यहाँ तक कि डॉक्टर से भी मिले। जाने वो सब मिले हुए थे या वाकई लाइल्म थे, मगर सबने लाइल्मी का ही इजहार किया। पूर्वा यकीनन मूसा खान के साथ जा चुकी थी, मगर क्यों, किस रिश्ते से, और ऐसी अपनायत उनके दरमियान कब पैदा हुई थी, ये सब मिसेस शाइस्ता ही बता सकती, जो सकूनावर दवा के ज़रिए असर नींद में थी।